मुझे नहायत ही खुशी है कि आज हमारी इस तकरीब में हमारे मुल्क के बड़े सीनियर, बड़े सीजेंट और वो शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने सियासी जदोजहद में बड़ा मकाम पैदा किया। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि सियासी कारकुन किसी भी जमात से तल्लुक़ रखता हो, वो कौम का सरमाया है। जो भी जदोजहद से, तो हमारे पास आज जहाँ नहायत ही काबिल एहतराम मखदूम जावेद हाशमी साहब मौजूद हैं, वहीं पर हमारे साबका स्पीकर चीफ मिनिस्टर जनाब मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। इस महफ़िल में 1985 की असम्बली में मौजूद होने वाले सैयद नुसरत अली शाह साहब भी मौजूद हैं। मैं इन तमाम, नवाबजादा गज़नफ़र गुल साहब को भी मैं देख रहा हूँ, मैं तमाम इन सीनियर लोगों को जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। उसके साथ ही मैं समझता हूँ कि हमारे साबका मेंबरान असम्बली मौजूद हैं, हमारी ख़वातीन मौजूद हैं, और ये हम सब के लिए बाइस इत्मीनान है कि आज हम यहाँ पे जो डायमंड जुबली की तकरीबात के सिलसिले में इस हाउस में मौजूद हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि डायमंड जुबली के हवाले से, अपने 75 साल के हवाले से कौम को एक उम्मीद देनी है, कौम को मायूसी से निकालना है। तो हमें आज मैं तवक्को रखता हूँ कि हमारे तमाम जो सियासी ज़ुमा हैं जो तकरीर के लिए आएंगे, उनके जज्बात से, एहसासात से कौम के हर तबका फ़िक्र को खुशी होगी। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरम मखदूम जावेद हाशमी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के अंदर जो शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस जमहूरी तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए डायमंड जुबली का इनेकाद किया। और ये हमारी ये जो आप कई दिनों से आपके चीज़ें आ रही हैं, वो बिल्कुल मशअले राह बन रही हैं आने वाली जनरेशन के लिए। हम भी सीख रहे हैं, हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, उनके बच्चे भी सीख रहे हैं। ये आपने अच्छा कदम उठाया। और आज के हवाले से पूरी कौम जिन हालात से गुज़र रही है वो भी पेश नज़र हैं। मेरे दिल में कोई ज़्यादा रोज़ी पिक्चर नहीं है कि पाकिस्तान क्या था, आज क्या है। ये कोई रोज़ी पिक्चर दे नहीं सकता। लेकिन जैसे कहा गया कि एक ही शख्स जिसने ये जमहूरियत की शमा उठाए रखी, असूल बताए, असूलों पे अमल किया, जमहूरियत पढ़ाई हमें, बुढ़ापे के अंदर आखिरी साल में उन्हें ज़ियारत के अंदर बंद कर दिया गया, लेकिन जो लम्हात उन्हें मिले, उन्होंने बुढ़ापे के बावजूद हर जगह पहुँच कर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर,
ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, क्वेटा के अंदर, जहाँ मौका मिला पाकिस्तान बनने के बाद भी वो पहुँचे और अपनी बात को आगे बढ़ाया। ये पाकिस्तान के पास उस वक्त भी सरमाया था कायद आज़म, और आज भी जमहूरियत का सरमाया कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं। इस मुल्क को बनाने में जितनी रुकावटें थी आज वो जिक्र भी नहीं किया जा सकता। कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितने लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा, लेकिन कायद आज़म को रोज़े रोशन की तरह अपना मतबा नज़र उनके पेश नज़र था कि ये पाकिस्तान बनाएंगे तो लोग कुछ बच जाएंगे, मुसलमान उनको इज्तिमाई सोच का मौका मिलेगा, बैठेंगे, जनरेशन्स आएंगी। फिर हम चल रहे थे, लोगों ने कहना शुरू किया कि कायद आज़म का फैसला कहीं गलत तो नहीं था। हम जैसे लोग भी डामाडोल लगे, लेकिन आज हम जब हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, जब कश्मीरियों की तरफ देखते हैं, हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की तरफ देखते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं, तो फिर दिल से दुआ निकलती है। कायद आज़म मोहम्मद जहाँ की रूह के लिए हम दुआएं करते हैं। हैरान कौन एक आदमी ने मुआवजा करके दिखाया, उसके बाद उस आइन की बुनियाद रखी, उसके लिए तगोदाव जारी की, फिर एक एक जगह जाके तकरीर की, कहा कि भाई ये अदारे अपनी अपनी हदूद के अंदर रहें तो मुल्क चलेगा। आइन की बालादस्ती कबूल करेंगे तो मुल्क चलेगा। अगर इससे कोई इधर उधर हुआ, ये मुश्किल तरीके से बनाया हुआ मुल्क है। वो कहते थे इसकी तो कोई नेचुरल सरहदें भी नहीं हैं, एक एक शहर को काट के, एक एक घर को काट के, कुदरती सरहदें थी नहीं, अननेचुरल किस्म की एक चीज़ बनी ये अननेचुरल नहीं थी, क्योंकि नज़रिया था पीछे, सोच थी पीछे कि छोटी सा घर भी हमें दे दें कटा फटा तो हम उससे एक ऐसा निज़ाम पैदा करेंगे कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया हमारी तरफ देखेगी। बदकिस्मती से हमारे शुरू से ही पाकिस्तान के अंदर अदारों के अंदर एक छेड़खानी छेड़छाड़, एक दिन के लिए भी पाकिस्तान के अंदर आइन को नहीं रहना दिया गया। सबसे बड़ी जिद्दोजहद जिन्होंने पाकिस्तान के साथ की, उन्होंने अपना कलकत्ता दिया, अपना बंगाल दिया, उन बंगालियों को हमने निकाल दिया। और वो इत्तेफाक ये है कि मैं उस बदनसीब नस्ल का बंदा हूँ जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर दरियाए सतलुज के ऊपर उन बेचारों को गोलियां मारते हुए हमारे सिपाहियों के, हमारे मगरबी पाकिस्तान के सिपाहियों, उनकी लाशें पड़ी थी, कुत्ते नोच रहे थे। मैं अगर झूठ बोलूँगा तो खुदा मुझे माफ़ न करे। उनकी आंतें गिद्धें खींच रही थी। आखिर इतना हमने इख्तलाफात की दुनिया पैदा क्यों की? कायद आज़म ने कोशिश की थी, लेकिन आप उसके बाद से पहले पूरी ब्यूरोक्रेट इत्तेफाक नहीं है कि हर टीसी वज़ीर आज़म होता था,
हर CSP ऑफिसर वज़ीर आज़म या सदर बन जाता था, हर जनरल कर्नल चीफ मार्शल बन जाता था। ये तमाशा था, हमने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को तमाशा गाह बना दिया हमने। इस तरीके से कौमें जिंदा नहीं रह सकती। ये तो कायदे आज़म का वो बुनियाद इतनी मजबूत थी कि अभी तक हमने जो कुछ क्वेटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर किया, वो भी आज तक पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। जो सिंधी थे उनको भी मारा गया। इसी तरीके से यहाँ पे पख्तूनख्वा में, अब पख्तूनख्वा कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, ये तमाम चीज़ें, और पंजाब के अंदर भी आवाज़ किसी को निकालने नहीं दी। फ्यूडल राज का कब्जा हो गया, तो उससे जो पाकिस्तान बना उससे आम आदमी का ताल्लुक़ नहीं था और आज तक नहीं है। इसलिए मुझे आपने फरमाया, मैं तकरीर सोच के तो है नहीं था, आपने कह दिया है, इसी ऐवानों में कभी उधर कभी इधर कभी बैठे रहे हैं, तो मैं तो कल सुबह तक तकरीर करता रहूँगा, सारे बोर हो जाएंगे। बात यह है कि हमारे ज़ख्म हैं इतने, हम भाइयों की तरह नहीं रहे। हमने अगर छोटे सूबे थे उनको अख्तियार ज़्यादा देते। मशरक़ी पाकिस्तान बड़ा सूबा था, हम कहते थे हमें अख्तियार ज़्यादा दो, तुम्हारे 5 वोट हैं, हमारे 3 हैं, ये इक्वल है। कैसे कवानीन बनाया। जनाब स्पीकर, मैंने अपने घर में कायदे आज़म के ऊपर एक किताब लिखी हुई थी, कायदे आज़म के आखिरी अय्याम, कर्नल इलाही बख्श से, जब वो ज़ियारत पे थे, वो मैंने पढ़ी। फिर मोहतरमा फातिमा जना वो वोट मांग रही थी, उनकी उस कैफियत को देखा, 8वीं 9वीं जमात में पढ़ता था। हमने इंतहा के सफ़ाकाना इक़दाम किए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी अदलिया ने, किसी ने कोई परवाह नहीं की कि ये मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों का मुल्क है। आज जनाब स्पीकर, जितनी बड़ी ताकतें हैं, जितने बड़े लोग हैं, उन सब के बेटे वो खुद वो सेटल लोग हैं। जो ब्यूरोक्रेट यहाँ बैठे हैं, उनके बच्चे भी कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, हर फैमिली के सेटल हो गए। तो पाकिस्तान से उम्मीद किसको होगी? लेकिन अभी तक गरीब आदमी है जो पाकिस्तान के लिए वो फराहम करता है मेहनत भी, टैक्सेस भी, महंगाई भी, लेकिन अभी तक वो नहीं बोला। उसे पता है कि मैं कहाँ जाऊँगा। हमने रास्ते मसदूद करते गए, बड़े बड़े लीडर्स आए हैं, आएंगे, चले जाएंगे, वज़ीर आज़म आएंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान के गरीबों को क्या मिला? कायदे आज़म ने जो कहा, हमने उसका मजाक उड़ा के धज्जियाँ कर दी। कायदे आज़म ने कहा क्वेटा में अपने अफवाज पाकिस्तान से खिताब फरमाते हुए कि आप सिविल सर्वेंट हैं, नौकर हैं कौम के, वो तो हमारे आका हैं। अब ये कह भी नहीं सकते हम। यहाँ पे मेरी ज़बान वैसे बुढ़ापा है, फिर लड़खड़ा रही है, ज़्यादा लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे आपने भी नाराज़ हो जाएंगे। आप आराम से बैठी रही। हाँ, ये ठीक है, बुढ़ापा मैं तस्लीम नहीं करता। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मेरी बहन ने ठीक कहा। मैं हर दफ़ा असम्बलियों के अंदर आए भी हूँ, लोगों ने भेजा भी। आपकी मौजूदा असम्बली में मैं अपने हल्के से बिला मुकाबला MNA बन गया। जो मेरे मुकाबले 4 से 3 और नायब दहिंदा हो गए, तो फिर मैं बचा था।
उन्होंने कह दिया आप हैं, फूल भी पहना दिए। जमहूरियत की बात करते हैं ना, किसी को पता है? ये चलता है। माँ के और ज़ाती दुखड़े कोई नहीं रोने चाहिए हमें इज्तिमाई मुश्किलात का, अपने माशी हालात का, अपने भाईचारे का आधारों की इज्जत और वक़ार मैं करता हूँ। मैं अपनी फौज को अब भी मुक़द्दस अदारा कहता हूँ, सलाम भी करता हूँ, लेकिन वो ये मुक़द्दस फरीज़ा जो मिला है उन्हें सिर्फ उसी तक रहें, गैर मुक़द्दस काम ना करें। मुल्क इससे टूट जाएगा। फिर आज बलूचिस्तान वाले अभी तक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जाने दिए हैं, दूसरों ने दिए हैं, सिंध ने दिए हैं। आज एक बात और भी सुन लीजिए, वो समझते हैं कि ये पंजाबियों की फौज है, ये पंजाबी मुसल्लत हैं, ये अपनी मर्जी के हुक्म चलाते हैं, फिर भी वो पाकिस्तान के दर्द में साथ देते हैं। उन्हें पता है किधर जाएं तो वो बैठा है ईरान, वहाँ के बलोच वहाँ कैसे जाएं? इधर जाएं तो हमारे भाई हैं तालिबान, वो हैं, अब सारे पठान पाकिस्तान को लेके वहाँ कहाँ जाए? इधर इंडिया बैठा है। पाकिस्तान जो है उसकी ताकत और जुर्रत इसी में है कि हम पाकिस्तान के आइन को बुलंद रखें। क़ायद आज़म ने जो बुढ़ापे में भी काम किया है उनको आगे बढ़ाकर चलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।